अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया रोल ऑफ बायोलॉजी, उसमें हमने देखा कि हाउ बायोलॉजिकल नॉलेज हेल्प अस फॉर कंट्रोलिंग डिजीज, जिसमें हमने देखा कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स करके या वैक्सीनेशन को अप्लाई करके या फिर अल्टीमेटली ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी के जरिए कंट्रोल ऑफ डिजीज किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी ज़िम्न के अंदर हमने रोल ऑफ बायोलॉजी को आज एक और एंगल, एक और पहलू से डिस्कस करना है। जैसे कि हम लोग शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल नॉलेज ने ये हेल्प की है कि हम वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को ऑल्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल अल्टरेशन, जिसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल थी ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स। यानी ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर किसी भी बैरूनी सोर्स से, किसी भी बैरूनी जरिए से कोई जीन लाकर रखी गई हो, वो वहां एक्सप्रेशन भी कर रही हो और अपने प्रोडक्ट्स भी दे रही हो। सच एन ऑर्गेनिज्म having any foreign gene is called transgenic organism. So students, ट्रांसजीन बनाने के पीछे मकसद ये है कि हम अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करना चाह रहे हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं, एंड दीज एम्स आर कॉल्ड यूजेनिक एम्स। यानी हम जब जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करना चाहें किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो इंसान का ये ख्याल, ये टारगेट, ये प्रोजेक्ट जब वो जेनेटिकली अल्टरेशंस करता है, ये तमाम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स यूजेनिक एम्स कहलाते हैं। सो व्हेनेवर वी हैव प्रोड्यूस्ड सम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक एनिमल्स with our desired characteristics, now what is the next step? Next step is to production of clone of these transgenic animals. यानी अगर आसान अल्फाज के अंदर आपको बात बताई जाए तो क्या करते हैं, जब ट्रांसजेनिक एनिमल बना लेते हैं, उसमें आ गई अब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियात। मिसाल के तौर पर हमने कोई मिल्क क्वालिटी के लिए या मीट क्वालिटी के लिए उसमें जीन्स रखी, तो अब हम चाहेंगे ना कि ये एनिमल्स एक से ज्यादा तादाद में मुयस्सर हों, अवेलेबल हों। सो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें करना पड़ती है क्लोनिंग। जैसा कि डेफिनेशन के जरिए हम जानते हैं कि क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की 100% कॉपी बनाना, इसको क्लोनिंग कहा जाता है। गर्ज क्या है इसके बनाने के पीछे? मैंने आपको बताया कि अगर ट्रांसजीनिक एनिमल्स हम बना चुके हैं, ट्रांसजीन कर चुके हैं, उनके अंदर कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल लाकर रखा और उस जेनेटिक मटेरियल में हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दी, तो अब वो कहलाएगा ट्रांसजीनिक एनिमल। ट्रांसजीनिक एनिमल की तादाद अब बढ़ानी है। हमें जिस एनिमल को ट्रांसजीन करके अच्छी खसूसियात मिली, हम यकीनन चाहेंगे कि उसकी तादाद ज्यादा हो। सो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज द क्लोनिंग ऑफ दीज ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स। अब क्लोनिंग की हिस्ट्री ये है कि ये काफी अर्सा पहले ट्रायल्स शुरू होते रहे। आखिरकार 1997 के अंदर एक इलाका है स्कॉटलैंड, यहां पर साइंसदान कामयाब हो जाते हैं एक शीप को क्लोन करने में, और आपने हिस्टोरिकली इस शीप का नाम सुना होगा, डॉली शीप। सो इट वाज पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्लोन ऑफ ऑर्गेनिज्म, particularly larger animals like mammals, first time in the history in 1997. So students, अब क्लोनिंग का प्रोसीजर क्या है?
मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल आसान और मुख्तसर अंदाज में बताऊं। मैंने इसको स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया है, हालांकि आपके कोर्स के अंदर इसके स्टेप्स नहीं है, तो गौर से इन बातों को सुनिएगा। स्टूडेंट, जिस चीज का क्लोन बनाना है, मसलन मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई काऊ है, कोई शीप है, कोई बफेलो है, उसका मैं क्लोन बनाना चाहता हूं, तो जिसका क्लोन बनाना है उस मैच्योर एनिमल का एक फुली मैच्योर सोमैटिक सेल लेंगे। पहला स्टेप क्या है? सोमैटिक सेल लेना। सोमैटिक सेल का मतलब ये है, ये वो सेल्स हैं जो आम बॉडी के सेल्स होते हैं, डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, यानी हमारी बॉडी के ये जो नॉर्मल सेल्स हैं अदर देन जर्म सेल्स, उनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। सोमा मीन बॉडी होता है और सोमैटिक बॉडी का सेल, लेकिन अदर देन जर्म सेल्स। सो सोमैटिक सेल लेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सोमैटिक सेल है। अब चूंकि हमें पता है कि सोमैटिक सेल के अंदर उसका कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनेली वो है न्यूक्लियस। अब इसी स्पीशी का जिसका क्लोन बनाना था और जिसका हमने सोमैटिक सेल लिया, अगले स्टेप में स्टेप नंबर 2 इसमें लिया जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। भाई स्पीशी सेम होना जरूरी है। कंसेप्ट यही कहेगा कि जिसका सोमैटिक सेल लिया स्पीशी का, उसी स्पीशी का कोई फर्टिलाइज्ड एग लेंगे। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस एग का जो न्यूक्लियस है वो 2n कहलाएगा या 2n हो जाएगा। और अगर सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस भी देखें तो स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा? 2n। सो अब हमारे पास दो सोर्सेस से सेल्स हैं। एक जाइगोट है जिसको फर्टिलाइज एग या जाइगोट कहते हैं, और एक सोमैटिक सेल है। अब स्टूडेंट्स करना क्या है? सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस उठाकर इंसर्ट करना है ये जो फर्टिलाइज एग था इस जगह पे। तो सवाल पैदा हुआ ना कि फिर फर्टिलाइज एग का न्यूक्लियस किधर जाएगा? स्टूडेंट्स, इसको काफी सारी मशीनरी के साथ, इसको काफी सारी स्पिनिंग के साथ, काफी सारी ट्रीटमेंट्स के साथ बनाया जाता है इन्यूक्लिएटेड। जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाए उसको कहते हैं इन्यूक्लिएटेड। ये एरो मैंने इसलिए बनाया कि फर्टिलाइज एग का न्यूक्लियस निकाल देना है। अब ये खाली हो गया, इसका साइटोप्लाज्म है पर हमने इसको इन्यूक्लिएटेड बना दिया, इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब क्या करना है अगले स्टेप पे? इसका जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है वो यहां से उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ये ब्लू कलर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ब्लैक कलर जो है वो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग का था और ब्लू कलर जो है वो सोमैटिक सेल का था। लिहाजा अब सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस उठाकर इंसर्ट किसके अंदर कर दिया? हमने इंसर्ट कर दिया वो जो फर्टिलाइज्ड एग था उसके अंदर, और एग का अपना न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब चूंकि 2n न्यूक्लियस आया और 2n न्यूक्लियस ही यहां से निकला, ये फिर से एक फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट के तौर पर एक्ट करेगा। यानी इसकी फर्दर प्रोसेसिंग एम्ब्रियोनिक स्टेप्स के अंदर हो सकती है। इसको अब क्या किया जाएगा? अब इस एग को अगर हमने फर्दर मजीद इसको डेवलप करवाना है तो इसको उसी स्पीशी से बिलोंग करने वाले किसी भी फीमेल की यूट्रस के अंदर या वोम के अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप। सो एट थर्ड स्टेप इम्प्लांटेशन। किस चीज की? वो जो एग को हमने अल्टरेशन के जरिए चेंज किया, यानी उसमें सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस रख दिया, उस एग को उठाया और किसी उसी स्पीशी से बिलोंग करने वाली फीमेल की वोम के अंदर इम्प्लांट कर दिया। चिमट जाता है एग, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्यों भाई, क्या मकसद है? स्टूडेंट्स, मकसद ये है
कि ये एग फर्दर फिर एम्ब्रियो में तब्दील होगा। इसके ऊपर वो मॉरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ऑर्गेनोजेनेसिस और ये सारे के सारे स्टेप्स मुकम्मल होंगे। पूरा जैसे आम एम्ब्रियो डेवलप करता है ये डेवलप करेगा और इसकी होगी बर्थ। जब इस इंडिविजुअल की बर्थ होगी ना तो ये बनेगा क्लोन। किसका क्लोन? जिसकी बॉडी से सोमैटिक सेल लिया था उस एनिमल का ये बनेगा क्लोन। क्यों कर क्लोन बना? क्योंकि हमने जेनेटिक मटेरियल जो है वो सोमैटिक सेल का इस्तेमाल किया और जेनेटिक मटेरियल सोमैटिक सेल का माइटोटिक डिवीजन के जरिए अगर आगे अपनी ग्रोथ करता है या डेवलपमेंट तो उसके अंदर कॉपीइंग ऑफ द मटेरियल है लेकिन रिकॉम्बिनेशन नहीं बनते। जैसे मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जेनेटिक मटेरियल में वेरिएबिलिटी हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं है। यहां से बनने वाला वो इंडिविजुअल जब उसकी बर्थ होगी तो ये होगा क्लोन। किसका क्लोन? जिसकी बॉडी का सोमैटिक सेल लिया। सो स्टूडेंट्स ये वो क्लोन है जिसको इंसान ने अंडर हिज कंट्रोल पैदा किया। कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि नेचुरली भी क्लोन पैदा हो जाते हैं। आपने आइडेंटिकल ट्विंस का नाम सुना होगा, वो जो जुड़वा बच्चे होते हैं। स्टूडेंट्स आइडेंटिकल ट्विंस एक दूसरे के क्लोन होते हैं, लेकिन कुछ ट्विंस इस तरह के भी होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते, जिनमें एक मेल पैदा हो जाता है और एक फीमेल पैदा हो जाती है। वो नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। उनका जिक्र हमने यहां नहीं करना। सो नेचुरल क्लोन कैसे पैदा होता है? स्टूडेंट नेचुरली क्या होता है कि कोई भी जो जाइगोट है, अब हमें पता है जाइगोट कब बनता है? जब एग फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर स्टूडेंट्स वो जो जाइगोट है उसने डिवाइड करना होता है क्लीवेज के जरिए। सो क्लीवेज क्या होती है? रेगुलर माइटोटिक डिवीजन्स विद इन द जाइगोट रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ embryo and embryological steps. So students वो क्लीवेज समटाइम ऐसे होती है कि ये जो है जाइगोट वो एक की बजाय दो मुख्तलिफ सेल में डिवाइड हो जाता है। अब अगर क्लीवेज ऐसी होती है कि सेल आपस में चिमटे रहते तो ये एक इंडिविजुअल के दो सेल बन जाते, फिर मजीद क्लीवेज होती तो चार सेल बन जाते। लेकिन क्लीवेज समटाइम ऐसी हो जाती है, क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन्स को ही कहते हैं, लेकिन इस एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेप में जो जाइगोट के अंदर ये चीज होगी उसको क्लीवेज का नाम दिया जाएगा। तो ये क्लीवेज जब होगी तो समटाइम ऐसे होता है कि दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं। अब दोनों अपना अपना एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये एम्ब्रियो बनता है तो इनसे पैदा होने वाले बनते हैं आपस में आइडेंटिकल ट्विंस, यानी इस सेल ने भी अपना एम्ब्रियो बना लिया, मुकम्मल फीटस बना, बर्थ हुई, और इस सेल ने भी अपना एम्ब्रियो बना लिया, इसका भी फीटस बनेगा और बर्थ होगी। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस आपस में यानी एक दूसरे के क्लोन हैं। नेचुरल क्लोनिंग और इस आर्टिफिशियल क्लोनिंग में फर्क ये है कि ये जो जाइगोट बना था ये अपने वालिदैन का क्लोन नहीं है, लेकिन यहां पे जो हमने खुद जिससे सेल लिया था सोमैटिक सेल, उसका न्यूक्लियस एग के अंदर रखा, फिर एग को वोम में रखा, फिर बर्थ हुई, ये उसका क्लोन है जहां से हमने सेल लिया था। नेचुरली आपस में जो बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस, ये एक दूसरे के क्लोन हैं, पर ये अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि साइंटिस्ट के जहन में एक बात आती है कि हम ह्यूमन क्लोन करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप अपना लिटरेचर देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ह्यूमन क्लोनिंग कंट्रोवर्शियल है, बहसो मुबाहिसा है, इतराजात उसके ऊपर लगते हैं। मसलन जब इंसान का ही कोई क्लोन हुआ तो भाई उसकी सोशल वैल्यूज क्या होंगी, ये क्वेश्चन मार्क है। वो किसका बेटा है, वो किसकी बेटी है, वगैरह वगैरह। या अगर हम ये कहते हैं कि साइंटिस्ट
उसको इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि उससे हम ऑर्गन्स लेंगे, किडनी के तौर पर, लिवर के तौर पर, एज ए डोनर उसको कंसीडर करेंगे, तो वो होगा तो एक जिंदा इंसान। जब हम उसको माइनर वैल्यूज देंगे और उससे कहेंगे किडनी ले आओ, लिवर ले आओ, तो ये उसकी जलालत का बायस बनता है। सो ऐसे तमाम तर ऑब्जेक्शंस को इकट्ठा करके जो मज़ाहिब हैं दुनिया के, उन्होंने ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। अभी तक ये कंट्रोवर्शियल चीज है। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर ये आपका चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह हम फर्दर अगला चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे और ये सिलसिला आपकी रहनुमाई के लिए जारी रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इसको समझा करें, इसको सराहा करें। कोई कमेंट्स वगैरह करना हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।